इस कहानी की शुरुआत में हमें जूलियन और उसके हस्बैंड कैल को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों वियतनाम के एक समंदर के किनारे बीच पर होते हैं। दरअसल ये यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं और इन दोनों ने जिस होटल में स्टे किया होता है वह समंदर के किनारे लगभग पानी के ऊपर ही होता है। दरअसल जूलियन का कुछ ही महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसका हस्बैंड कैल उसे बहुत अच्छे से संभालता है। यह दोनों के दोनों ड्राइव के लिए समंदर में जाते हैं, जहाँ पर कैल के पैर में चोट लग जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जूलियन को खून देखकर अपना पास्ट याद आने लगता है, जब उसका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन एक बार फिर से कैल उसे संभालता है और वापस ले आता है। अब जब जूलियन अपने घर पर बात कर रही होती है, तभी न्यूज़ दिखाई जाती है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन यह इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते और जब कैल और जूलियन रात को सो रहे होते हैं, तभी समंदर की लहरें इनके घर से टकराना शुरू हो जाती है। शुरू में यह इन्हें आम बात लगती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है, पर जल्दी समंदर की लहरें पूरी तरह से इनके लकड़ी के बंगलों को अपनी चपेट में ले लेती है। इनका घर अब पानी में बह रहा है। तभी ये देखते हैं कि किनारे पर कुछ चट्टान है। हालांकि जूलियन वहां पर जाना चाहती है, लेकिन कैल उसे मना कर देता है। वह कहता है कि इस तूफान में हमें इसी के अंदर रहना चाहिए। अब कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है और जब सुबह जूलियन उठती है तो वह देखती है कि चारों तरफ पानी है। यह दोनों के दोनों समंदर के बीच में फंस चुके हैं। जूलियन को कैल पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कैल से कहा था कि समंदर के किनारे चट्टानों पर उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन कैल ने उसे मना कर दिया था। और अब यह समंदर के बीचों बीच है, इतनी दूर कि इन्हें यहाँ कोई नहीं देख सकता। जिस लकड़ी के घर के अंदर यह इस वक्त होते हैं, धीरे धीरे वह खराब हो रहा है। जल्दी इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ कैल के पैर पर बहुत गहरी चोट लगी होती है, इसलिए वह तैर नहीं सकता। इनके पास ना खाने के लिए खाना है और ना पीने के लिए पानी। कैल जूलियन से कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर देखना होगा, वहाँ पर खाने पीने की चीजें हो सकती हैं। हालांकि जूलियन को पानी में डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वह पानी के अंदर जाती है और वहाँ से एक बैग ले आती है जिसमें पानी होता है। वो उस पानी को कैल को पिलाती है। कैल जूलियन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। तब ये दोनों यहाँ पर सूरज की किरणों से बोतल के थ्रू आग जलाने की धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि धुएं को देखकर कोई इन्हें बचाने के लिए आ जाए, पर ये ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद ये दोनों के दोनों वहीं पर ही लेट जाते हैं और तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जूलियन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है और वह इनसे बहुत दूर होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले इन्हें नहीं देख पाते और जूलियन की आंखों के सामने वो हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। हालांकि जूलियन चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन वो जूलियन की आवाज़ नहीं सुन सकते। अब कुछ देर बाद जूलियन देखती है कि इनसे बहुत दूर एक शिप है। वो हाथ हिलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप की दूरी की वजह से शिप वाले जूलियन को नहीं देख पाते। कैल की भी आंख खुल जाती है और वह बोतल से एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह कामयाब हो जाता है और धुआं उठना शुरू हो जाता है। पर इससे पहले कि शिप वाले इस धुएं को देखते, शिप इनसे काफी दूर जा चुका होता है। यह दोनों एक बार फिर से हताश हो जाते हैं, लेकिन इनकी मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं होती। धुआं उठाने के लिए जो उन्होंने आग लगाई थी, अब वह पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें उस घर से नीचे कूदना पड़ता है। यह दोनों के दोनों समंदर के पानी में कूद जाते हैं और इनकी आंखों के सामने इनका पूरा का पूरा घर, जो कि इनका एक शेल्टर था, वो जल जाता है। अब इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उन्हीं के सहारे ये तैरते हैं। पर कैल के पैर में जख्म है, जिससे खून निकल रहा होता है और खून की स्मेल से शार्क उनकी तरफ आना शुरू हो जाती है। कैल कहता है कि हमें जल्द से जल्द लकड़ी के किसी बड़े टुकड़े के ऊपर बैठना होगा। इनके सामने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बनाती, यह दोनों के दोनों लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चले जाते हैं और तभी शार्क इन तक पहुंच जाती है। लेकिन ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है, जिन्हें देखकर ये हंसते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यह शार्क है। अब ये दोनों के दोनों लकड़ी के ऊपर हताश पड़े हुए हैं। जूलियन कहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं होता तो मैं इन डिप्रेशन में नहीं जाती, तो कभी हम वियतनाम छुट्टी मनाने के लिए आते ही नहीं। कैल जूलियन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से जिंदगी को जिएंगे। बातें करते करते ये दोनों सो जाते हैं और जब जूलियन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसका लकड़ी का टुकड़ा कैल के लकड़ी के टुकड़े से दूर जा चुका है। साथ ही उसके पैर से जो खून निकल रहा था वह पानी में पूरी तरह से फैल चुका है। अब वो किसी भी तरह से कैल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए वह समंदर में कूदकर वो कैल की लकड़ी के टुकड़े की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर शार्क इन पर अटैक कर देती है। कैल भी लकड़ी के टुकड़े से गिर जाता है। जूलियन किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आती है और कैल को ऊपर खींचने की कोशिश करती है और तब तक शार्क उसके ऊपर कई बार हमला कर चुकी
चुकी होती है। जूलियन किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े को बंटवार बनाकर उस बड़े लकड़ी के टुकड़े को, जिस पर वो खुद होती है और उसका हस्बैंड नीचे लटका हुआ होता है, उसे शार्क से दूर ले जाती है। जूलियन बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए वह सो जाती है। उसका हस्बैंड भी बेहोशी की हालत में होता है और अब जब जूलियन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह समंदर के किनारे पर है। उसका हस्बैंड केल अभी भी बेहोश होता है। उसे उठाने की, जगाने की कोशिश करती है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इस बात से वह पूरी तरह से टूट जाती है। कुछ वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और आज उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, जिसके लिए वह अपने आप को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कैल उसे इस आइलैंड पर लेकर आया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि कैल की बॉडी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि समंदर की तेज लहरें उसे बहाकर दोबारा समंदर के अंदर ले गई होती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क है। तभी जूलियन को कैल की बॉडी दिख जाती है। वो अपने आपे में नहीं होती, इसलिए वह उसे बचाने के लिए समंदर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी एक शार्क उसके पैर पर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देती है। जूलियन होश में आती है और वापस समंदर के किनारे बीच पर आ जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ धूल उठ रही है। तभी उसे चट्टान दिखती है। जूलियन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर चढ़ती है और जब चट्टान के ऊपर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक गोल बोट पर सो रहा होता है, जो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हैं। उसे एक उम्मीद नजर आती है। वो जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो यहाँ इस आइलैंड पर फंस चुकी है, लेकिन यह एक वियतनामी है, इसे इंग्लिश समझ नहीं आती। जूलियन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है कि उसे मदद की जरूरत है। वो उसे अपने पैर का जख्म भी दिखाती है, जिसके बाद वह उसके जख्म को स्टिच करता है। यहाँ पर वो आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए आया है, इसलिए वो अपना ट्रैप बिछाने के लिए समंदर के नीचे जाता है और जब वह समंदर के नीचे जाता है तभी शार्क उस पर हमला कर देती है। जूलियन को पता चल जाता है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता और कुछ ही पलों के बाद वह समंदर के ऊपर आ जाता है। दरअसल शार्क ने उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया होता है। जूलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है ताकि उसे ऊपर बोट में ले आए, लेकिन अब शार्क इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। जूलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है, लेकिन शार्क उस आदमी को मार देती है और अब जूलियन एक बार फिर से बोट के ऊपर पूरी तरह से अकेली होती है। जूलियन अभी सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, तभी शार्क से एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर जूलियन को बोट के ऊपर एक ब्लेड मिलता है। वो उसे शार्क के ऊपर हमला कर देती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है, लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो जूलियन की बोट का पीछा करना शुरू कर देती है और एक ऊंची छलांग लगाकर उसकी बोट को पानी में पलट देती है। अब जूलियन बोट के नीचे होती है। उसे पता है कि उस तक दोबारा शार्क जरूर आएगी, वो उस पर हमला करेगी, इसीलिए इस बोट का जो एंकर होता है वह उसे अपने पैरों से बांध लेती है। शार्क को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है कि अब वह किस तरफ बढ़ रही है और जब वह नीचे से जूलियन के ऊपर हमला करने के लिए ऊपर की तरफ आती है तो एंकर उसके आर पार हो जाता है, जिससे शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। जूलियन इसके बाद एंकर की रस्सी को खोलकर पानी में छोड़ देती है, जिससे वो शार्क पानी में गहराई में डूब जाती है। अब जूलियन उसी बोट के ऊपर लेट जाती है। वो आसमान को देख रही होती है। उसे पता है कि आसपास ही कोई ऐसा किनारा है जहाँ पर इंसान रहते हैं। तभी यहाँ पर वह आदमी जो कि वियतनामी था, जो मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था, उसकी बोट पर तैरते तैरते एक जगह पहुँच जाती है, जहाँ से वह देखती है कि किनारे पर कुछ मछुआरे हैं। साथ ही वह डेंजर जोन से निकलकर अब एक सेफ जोन तक पहुँच चुकी है। दूर से जो फिशरमैन होते हैं वह जूलियन को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बोट पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। जूलियन आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे अपने हस्बैंड केल को खोने का बहुत दुख है, लेकिन अब वह चाहकर भी केल को वापस नहीं ला सकती। लेकिन इस पूरी जर्नी में उसने एक चीज सीख ली कि जिंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, इंसान को हमेशा लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ते हैं, उन्हें जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका देती है, जिस तरह से जूलियन को मिला। अगर उसने शार्क से हार मान ली होती तो उसकी मौत हो जाती, पर वो उससे लड़ी, उसने शार्क को मार दिया, पर अब उसके पास एक नई जिंदगी है जिसे वह जीना चाहती है। हालांकि उसने अपने हस्बैंड केल को खो दिया, लेकिन उसे समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हर किसी को यहाँ से जाना है, इसलिए जिंदगी का जो तोहफा इंसान को मिला है, उस तोहफे को उसे अच्छे से जीना चाहिए। इसी सीन के साथ इस मूवी का ये कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।